हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। और इसमें हम चैप्टर 4th को पढ़ रहे थे, जो कि है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, जिसमें कि हमने सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर को डिफाइन कर लिया था, इनको एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में डेमोक्रेटिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक, जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है या जो डेमोक्रेसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो है डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा गया है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, नेमली डेमोस एंड क्रेशिया। ठीक है, जिसमें कि ये जो डेमोक्रेसी टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो वर्ड है वो है डेमोस, जिसका मीन्स होता है पीपल। ठीक है, और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है उसका नाम है क्रेशिया, जिसका मतलब होता है रूल। ठीक है, तो इसका डेमोक्रेसी का मीन्स हुआ रूल ऑफ पीपल। ठीक है, democracy is defined basically as a government in which supreme power is vested in the people, or in the memorable phrase of President Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, by the people, for the people। यहाँ पे मैं आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता रही हूँ, डेमोक्रेसी को समझा रही हूँ। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जिसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है, पीपल के पास होती है। और जो कि एक जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक जो डेफिनेशन दी है, उनके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो हमारा लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। वो क्या है? लोगों के द्वारा ही बनाई गई एक गवर्नमेंट है, और वो उसको लोगों के लिए ही बनाया जाता है, और उसमें लोग ही अपने लिए ही उसको चुनते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो सारी पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो उसकी जनता में होती है, उसके लोगों के पास होती है। इसको पढ़ते हैं। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। इसमें ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, जो कि ये डेमोक्रेटिक हमारे हमारे प्रियम्बल में ये शब्द इंगित किया गया है, इसको लिखा गया है। ये किस बेस पर काम करती है? पॉपुलर सोवरेनिटी की काम, पॉपुलर सोवरेनिटी के बेसिस पर काम करती है, उसकी डॉक्ट्राइन पर काम करती है, कि जिसमें जो सारी सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के पास होती है, वहाँ की जनता के पास होती है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, ये क्या होता है? टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज द केस इन स्विट्जरलैंड। इसमें कहा गया है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसमें जो लोग हैं उनके पास क्या होती है? डायरेक्टली सारी पावर लोगों के पास होती है, जैसे कि सुप्रीम, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। देयर आर 4 डिवाइसेस फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके लिए क्या है? 4 डिवाइसेस हैं। 4 उसके जो है 4 उसके एलिमेंट्स हैं, या 4 टाइप्स की वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 टाइप्स की पावर्स हैं। ठीक है, नेमली रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। ये क्या है? सबके सब डेमोक्रेसी की 4 डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज की जाती हैं ये 4 मेथड्स हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। और ये कहाँ पे यूज होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट? स्विट्जरलैंड में होता है। तो देख लेते हैं कि रेफरेंडम क्या होता है। इसमें रेफरेंडम इज ए प्रोसीजर वेयर बाई ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। इसमें ये है कि रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन प्रपोज किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि डायरेक्ट वोट्स लोगों के द्वारा डाले जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी चुनना है उसके लिए, इलेक्टोरेट करने के लिए लेजिस्लेचर में, तो उसके लिए लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट दिए जाते हैं, और इसी व्यवस्था को रेफरेंडम कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसे कहा जाता है? इनिशिएटिव इज ए मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। इनिशिएटिव क्या है?
है, ये भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही मेथड है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से एक बिल को प्रपोज कर सकते हैं और लेजिस्लेचर में उसको इनेक्टमेंट के लिए उसको दे सकते हैं, ठीक है, उसको इनेक्ट करवा सकते हैं। ये है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज ए मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। इनिशिएटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ऐसा मेथड है कि जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं और उसे लेजिस्लेचर में इनेक्टमेंट के लिए उस पर कह सकते हैं कि आप इसको इनेक्ट करिए, ठीक है। और जो फोर्थ और जो लास्ट एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है या इम्पोर्टेंट एक मीडियम है इस चीज़ के लिए, जो कि हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में काम आती है, वो है रिकॉल। इसको पढ़ते हैं। रिकॉल इज ए मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है, व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। ये रिकॉल जो है ये भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही मेथड है, जिसमें ये होता है कि जो इसमें ये प्रोविजन है कि वोटर्स क्या है, किसी भी अपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी ऑफिसर को उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं उसकी पोस्ट से, ठीक है, और उसकी टर्म को उसकी टर्म के एक्सपायर होने से पहले ही उसको क्या कर सकते हैं, उससे रिप्रेजेंटेटिव के पद से उसको हटा सकते हैं और उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको समाप्त कर सकते हैं। जबकि अगर वो क्या कर रहा हो, अगर वो जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ये भेजते हैं उसको, वो अगर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपरली क्या हो, डिस्चार्ज करने में क्या है, फेल हो जाता है उनको, जब वो नहीं करता है सही से, तो ये क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर किसी ऑफिसर को या किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसकी जो अगर उसका कार्यकाल चल रहा है उसकी एक्सपायरी से पहले ही अगर उसे क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रोसीजर होता है लोगों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं, ठीक है। जबकि कोई रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना गया जो रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर है वो अपने फंक्शंस को करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अपनी ड्यूटीज़ को सही से नहीं करता है, तो उस टाइम पर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि क्या किया जाता है, उसके लिए रिकॉल का मेथड है और उसको रिकॉल के मेथड के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। वोटर्स क्या करते हैं, सबके सब मिलके एक वोटिंग करते हैं डायरेक्टली और उसको फिर वोटिंग के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं उसके टर्म की एक्सपायरी से पहले ही। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्लेबिसाइट, ठीक है। जो प्लेबिसाइट है, प्लेबिसाइट भी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही एक मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन, जिसमें कि क्या होता है कि लोगों के ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्लेबिसाइट में भी यही होता है कि इसमें लोगों का ओपिनियन लिया जाता है जो कि किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है। इसमें प्लेबिसाइट जो होता है जनरली यूज्ड टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। क्या होता है, प्लेबिसाइट किया जाता है अगर कोई क्या होते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये हमने 4 पढ़े जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं, या आप इनको मेथड्स भी कह सकते हैं, जो कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज़ होते हैं। और कंट्री अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड में ये सब यूज़ होते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोसीजर अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या थे, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। In indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws। कह रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ या वहीं दूसरी ओर, on the other hand, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि हमारी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या पावर होती है, उनको सुप्रीम पावर होती है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वही लोग जाकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कैरी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जाते हैं और लॉज को बनाते हैं, ठीक है। और वही लोग गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में अपनी पोजीशन लेते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉज को भी बनाते हैं, ठीक है।
दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। इज ऑफ टू काइंड, जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसको या जो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये क्या होती है, फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इसमें पहला है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आगे देखते हैं। The Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy, under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. जो Indian Constitution है वो क्या करता है, provides for the representation, provides for representative parliamentary democracy। इसमें क्या होता है, Indian Constitution में representative parliamentary democracy का system होता है जिसमें कि जो executive होते हैं वो responsible होते हैं legislature के लिए, और लेजिस्लेचर के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा या फिर जो भी एक्शंस लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। Universal adult franchise, periodic elections, rule of law, independence of judiciary, and absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of the democratic character of the Indian polity। ये कहा गया है कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी है, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक इंडियन पॉलिटी है उसकी जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो एक तरीके से अनाउंसमेंट है, वो जो एक तरीके से घोषणा पत्र है वो उसमें किन किन चीज़ों को दिया गया है, जो हमारी डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी है उसमें दिया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार को दिया गया है, पीरियोडिक इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि टाइम टाइम पर इलेक्शंस होते रहें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और क्या है लोअर और अपर हाउसेस में भी, ठीक है। और उसके बाद है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी की स्वतंत्रता अपनी, उसकी एंड अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, और किसी भी क्या है कुछ ग्राउंड्स पे क्या के आधार पर क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी आधार पर क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, एक तरीके से मैनिफेस्टेशंस हैं, ये जो है मेन चीज़ें हैं जो अभिव्यक्ति करती हैं हमारी डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी को, ये बताते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक करेक्टर की है। क्यों, इसमें क्या क्या दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, पीरियोडिक इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, रूल ऑफ लॉ दिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी दिया गया है, एंड द अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ये कहा गया है। और यह अभिव्यक्ति करते हैं हमारे किस चीज़ को बताते हैं, हमारी डेमोक्रेटिक करेक्टर को बताते हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। यानी ये हमारे डेमोक्रेटिक जो इंडियन पॉलिटी है उसकी डेमोक्रेटिक करेक्टर की ये क्या है मेन फीचर्स हैं जिसमें कि ये सब आते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy। ये कहा गया है कि जो हमारे प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक टर्म यूज़ किया गया है क्या है वो काफ़ी ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया है, ठीक है, काफ़ी बड़े अर्थ में यूज़ किया गया है उसको, ठीक है। कह रहा है क्या है इसमें कहा गया है कि जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है ये क्या है, ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ ही साथ क्या है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को भी अपने में लिए हुए है, ठीक है। ये कहा गया है कि जो हमारे प्रियम्बल में जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा गया है ये केवल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है, बल्कि ये इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है यहाँ पे, इस पर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये है कि जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है यानी हर किसी व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको क्या है वोट देने का राइट है, तो ये हो गई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और क्या है कि उसके साथ क्या होगा, धर्म जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगर वो वोट करता है तो, इसीलिए क्या है ये क्या हो गया उसका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई, एक तरीके से उसको पॉलिटिकल राइट दिया गया है। और
जो है आगे सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स हर किसी के पास क्या हो, अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, अपने स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा बनाने की और बढ़िया बनाने की पूरी स्वतंत्रता हो। और हमारे देश में जो वेल्थ है उसका क्या हो, किसी एक के पास, किसी एक उसके ग्रुप के पास उसका क्या हो, कंसंट्रेशन ना हो, इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। This dimension was stressed by Dr. Bhimrao Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949 in the following way. तो जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो ये कॉन्सेप्ट था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ जो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जोर देते हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को जब उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना स्पीच दिया था, तो उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था, उन्होंने ये कहा कि political democracy cannot last unless there lies at the base of its सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तब तक स्थायी नहीं हो सकती है जब तक कि उसके बेस में, जब तक कि उसके मूल में, जब तक कि उसके आधार में क्या हो, सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। बताया है कि अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे देश में बनी रहे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके बेस में पहले आपको सोशल डेमोक्रेसी को रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कंट्री में सोशल डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, ठीक। वट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी का क्या मीन्स है, उसका क्या अर्थ है। इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बताया गया है कि इसका मीन्स है, ये जो सोशल डेमोक्रेसी है इसका मीन्स है कि ये क्या है, ए वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि क्या है, जो हमारी लिबर्टी को रिकोगनाइज करती है, इक्वलिटी को रिकोगनाइज करती है और फ्रेटर्निटी को रिकोगनाइज करती है। ये ऐसा वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये एक जीने का तरीका है कि जिसमें लोगों को क्या हो, लिबर्टी हो यानी स्वतंत्रता हो, इक्वलिटी हो, लोगों में समानता हो, और फ्रेटर्निटी हो, आपस में भाईचारा हो, ठीक है। The principle of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity। ये कहा गया है कि जो ये प्रिंसिपल है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तीनों के, ठीक है, लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको अलग अलग आइटम्स की तरह या ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है। और ये क्या है, तीनों एक साथ मिलकर ही, यानी ये तीनों ही होने चाहिए, ये कहा गया है। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहा गया है कि ये जो तीनों हैं, जो कि इसमें क्या है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है इन तीनों का, ये क्या करता है, एक यूनियन फॉर्म करता है ट्रिनिटी का, इन द सेंस दैट, इस अर्थ में कि दैट टू डाइवर्स वन फ्रॉम द अदर, अगर हम इसमें से एक को दूसरे से अलग करते हैं तो ये क्या होगा, इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हम क्या करते हैं, इसमें समझाया गया है कि अगर हम एक अधिकार को दूसरे अधिकार से अलग करते हैं, यानी इनको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी में कहा है कि अगर हम अलग करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारे ये क्या होगा, अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये हमारे डेमोक्रेसी के, जो कि हमारा उद्देश्य है डेमोक्रेसी को लाने का, उसकी क्या होगी, पराजय होगी, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग करते हैं। इसका मीन्स ये कहा गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी लिबर्टी दें लेकिन इक्वलिटी ना दें, या फिर इक्वलिटी दें लिबर्टी ना दें, ठीक है, या फिर इक्वलिटी दें फ्रेटर्निटी ना दें, तो क्या होगा, हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी का जो हमारा पर्पज़ है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि ये जो तीनों राइट्स हैं वो हमारे हर सिटीज़न के पास होने चाहिए। हर किसी सिटीज़न को लिबर्टी होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता हो, लिबर्टी ऑफ फेथ होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए हर किसी के पास,
पास, और क्या होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, यानी हर किसी में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ये कहा गया है कि हर किसी के पास ये तीनों राइट होने चाहिए। अगर किसी के एक भी इनमें से एक भी राइट को लिया जाता है तो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो पर्पज़ है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी को लाने का हमारे देश में, वो क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसको आगे समझाया गया है, चलिए पढ़ते हैं। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द इक्वलिटी, ठीक है? लिबर्टी को इक्वलिटी से अलग नहीं किया जा सकता है। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, ठीक है? स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता है समानता से, ठीक है? नेक्स्ट, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, और जो समानता का भाव है उसको, जो या समानता का अधिकार है उसको लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी, और ना ही लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और इक्वलिटी यानी समानता को डाइवोर्स किया जा सकता है, ना ही समानता और स्वतंत्रता को फ्रेटर्निटी से अलग किया जा सकता है, ठीक है? फ्रेटर्निटी मीन्स आपसी भाईचारा। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम किसी को क्या करें कि विदाउट इक्वलिटी, अगर लोग हैं, अगर हम लोगों को इक्वलिटी ना दें, यानी उन लोगों को समानता का अधिकार ना दें और उनको लिबर्टी दें, स्वतंत्रता का अधिकार तो दे दें लेकिन उनको समानता का अधिकार ना दें, तो इससे क्या होगा, इट वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इसमें क्या होगा कि जो ये क्या कर देगा कि कुछ लोगों की जो सुप्रीमेसी है वो बहुत सारे लोगों पर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है? इसमें क्या होगा कि कुछ जो लोग होंगे उन उन लोगों की, क्योंकि सबको तो इक्वलिटी है नहीं लेकिन लिबर्टी है, तो जो शक्तिशाली लोग होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, सुप्रीमेसी हो जाएगी बहुत सारे लोगों पर, ठीक है? इसको ये कहा गया है। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, अगर हम क्या करें कि किसी व्यक्ति को मतलब कि लोगों को अपने देश में क्या करें, इक्वलिटी दें लेकिन लिबर्टी नहीं दें। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, लिबर्टी तो दे दें, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, क्या करना है कि इक्वलिटी तो दे रहे हैं बट उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, लिबर्टी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इट वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। क्या है, लोगों में समानता तो है लेकिन हर किसी को अपनी स्वतंत्रता नहीं है कि उसे अपने मन से वो कुछ काम नहीं कर सकता। लिबर्टी का मतलब यही तो है कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना, मतलब स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होते हैं इसमें कि हमारी स्वतंत्रता से तब तक है हमारी स्वतंत्रता जब तक कि उससे किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहा गया कि इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है कि अगर क्या है, अगर हम इक्वलिटी तो दें लेकिन क्या करें, उसको लिबर्टी नहीं दें, तो क्या होगा, इससे किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो होगा वो खत्म हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ हैं, अगर लिबर्टी नहीं देते हैं हम किसी व्यक्ति को, तो क्या होगा, उससे उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इट वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ये क्या कर देगा, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के इनिशिएटिव्स को ख़त्म कर देगा, उसकी कैपेसिटी को आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है? ये हमने इसमें समझा। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड in 1997 that the constitution envisions to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of the भारत रिपब्लिक, ठीक है? इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, उसने ऑब्जर्व किया 1997 में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो उसमें ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो क्या करता है, एक एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करता है। एगलिटेरियन मीन्स जो ऐसा सोशल ऑर्डर जो कि सभी के लिए समान हो, जिसमें कि क्या हो, रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो क्या करता हो, जो प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक नागरिक को क्या क्या प्रदान करता हो, सोशल जस्टिस प्रदान करता हो, इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करता हो और पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करता हो, इन ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। इन्हें जो किसमें, जो कि हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो प्रदान करे हमारे भारत रिपब्लिक में, ऑफ द भारत रिपब्लिक, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है? इस बात को आप समझ गए। इसमें ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि क्या करना है कि लोगों के लिए
इस देश के सिटीजन्स के लिए क्या करना है, एक एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर मीन्स ऐसा सोशल ऑर्डर कि जो सबके लिए क्या हो, समान हो, ऐसा एगलिटेरियन, ठीक है, एक ग्रुप मतलब एक जैसा जो सोशल ऑर्डर है वो हर किसी सिटीजन के लिए क्या किया जाए, उसको एस्टैब्लिश किया जाए और हर सिटीजन को क्या दिया जाए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, ठीक है, इन्हें सोशल एंड और उनको क्या हो कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो हमारे भारतीय रिपब्लिक में, ठीक है। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, हमने समझा इसमें कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है और ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिया गया था, कैसे लिया गया था, हमने ये सब इसमें पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, सिंपल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, डेमोस और क्रेशिया, जिसमें कि डेमोस का मतलब होता है पीपल और जो क्रेशिया है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, रूल ऑफ द पीपल है, यानी इसमें क्या होता है, सुप्रीम पावर जो डेमोक्रेसी में होती है, सुप्रीम पावर किसके पास होती है, वेस्टेड इन द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है, किसमें है, डेमोक्रेसी में पीपल यानी लोगों के पास होती है। हमने इसमें फिर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने ये कहा कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या है कि जो सारी सुप्रीम पावर होती है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा क्या होती है, एक्सरसाइज उसको किया जाता है, लोगों के द्वारा उसको वहन किया जाता है, लोग उस पर अपना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे क्या है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे लोग अपना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ से चुन के भेजते हैं, इलेक्शन के थ्रू वोटिंग करते हैं हम लोग, और वो लेजिस्लेचर में बैठ के, विधायिका में बैठ के, यानी लोकसभा राज्यसभा में बैठ के क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं और उसके बाद हमारे देश को गवर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसके जो हमने 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस देखी थी, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं, जो कि जिसमें थी रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, इन सबको हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है कि हमारे द्वारा, जो लोगों के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो इलेक्शन के थ्रू वोट्स के द्वारा जिनको इलेक्ट किया जाता है, उनके पास हम क्या करते हैं, सारी पावर्स उनके पास होती है और वही लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं और उनको लॉ मेकिंग पावर भी होती है, वही लोग क्या करते हैं, हमारे देश के लिए नियम को बनाते हैं, ठीक है। और जो ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, इसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं और यही हमारे देश में लागू होती है। हमारे देश में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और ये कहा गया कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें कि पहला होता है पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर उसको पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और दूसरी है प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, अपनी सारी पॉलिसीज अपने सारे एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जो ये हमारा जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो जिसका कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यहाँ जो अप्लाइड है, तो उसमें क्या उसके मेन फीचर हैं डेमोक्रेटिक करेक्टर के, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा लोगों के पास, पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, टाइम टाइम पे इलेक्शंस होते रहेंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होगी, यानी जुडिशियरी पूरी तरीके से अपना फंक्शन करने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। एंड अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी ग्राउंड पे सर्टेन ग्राउंड पे क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों के साथ। ये सब क्या है, हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इंडिया की, उसके क्या है, मैनिफेस्टेशन है, उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स हैं ये, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी में इंक्लूड होते हैं।
और जो द टर्म डेमोक्रेटिक इज़ यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ये डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, जो ये डेमोक्रेटिक टर्म है, हमारे प्रीएम्बल में एक एक ब्रॉडर सेंस में यूज हुआ है, मीन्स एक बड़े मीनिंग में यूज़ हुआ है। और ये हमने सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने इसमें क्या किया है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा कि इसी चीज़ पर बल देते हुए क्या हुआ था, इसी चीज़ पर जोर देते हुए कि जो ये हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ-साथ जो क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को अपनी स्पीच दी थी, तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वो हमारे देश में तभी स्टेबल हो पाएगी जबकि उसके बेस में क्या हो, उसके मूल में क्या हो, सोशल डेमोक्रेसी हो। फिर उन्होंने इस चीज़ को बताया कि सोशल डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है। उन्होंने कहा कि जो सोशल डेमोक्रेसी है, ये क्या है, एक लाइफ का ऐसा तरीका है, एक लाइफ का ऐसा वे है जिसमें कि जो रिकॉग्नाइज़ करता है, जो बताता है कि क्या है, लिबर्टी हो यहाँ के लोगों के पास, इंडिया के लोगों के पास, जिसमें क्या हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। ठीक है? फिर ये बताया गया कि ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये क्या है, सेपरेट नहीं है। ये तीनों क्या है, हमेशा एक साथ, एक ट्रिनिटी में, ठीक है? एक ट्रिनिटी में ही यूनियन बना के इनको एक साथ दिया जाता है। ठीक है? एक साथ इनको बोला जाता है। ये है, इन तीनों का क्या है, एक साथ इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर ये बताया गया कि अगर आप खाली लिबर्टी देंगे और इक्वलिटी नहीं देंगे, ठीक है? अगर आप किसी को खाली लिबर्टी देते हैं, इक्वलिटी नहीं देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इससे क्या होगा कि कुछ लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी बहुत सारे लोगों पर। और अगर आप क्या करते हैं, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, अगर आप इक्वलिटी तो देते हैं लेकिन लिबर्टी नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा, इट विल किल, ये क्या करेगा, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल कर देगा। इससे इंडिविजुअल इनिशिएटिव क्या है, वो उभर कर सामने नहीं आ पाएंगे। इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स क्या है, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, ये कहा गया है। ठीक है? इसमें ये भी कहा गया कि आप ये जो तीनों ये जो दी गई हैं, प्रिंसिपल दिए गए हैं, प्रिंसिपल जो लिबर्टी के, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के, कहा गया है कि इन तीनों में से आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप अलग करेंगे तो जो हमारे जो देश की डेमोक्रेसी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो बनाया था, वो हमारे देश का जो डेमोक्रेसी का पर्पज़ है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप इनमें से किसी भी एक राइट को छीनते हैं। ठीक है? मीन्स कि इन तीनों राइट्स को आपको अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए या फिर एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। ठीक है? इसमें हमने ये पढ़ा था। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, सेम कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एक ऐसा, एक सभी के लिए एक रूप, एक क्या है, एक सोशल ऑर्डर को, एक ऐसे सोशल ऑर्डर को एस्टेब्लिश करता है जो कि सभी के लिए एक रूप हो, सभी के लिए क्या हो, समान हो। इक्वलिटेरियन का मतलब होता है एक समान। ठीक है? एक समान सोशल ऑर्डर को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है इसमें। और कहा गया है कि जिसमें कि जिसमें कि एवरी सिटीजन को क्या दिया जाए, सोशल जस्टिस दिया जाए, इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाए और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए। ठीक है? और उसके साथ साथ ही उसको क्या दिया जाए, सोशल डेमोक्रेसी दी जाए, और इस प्रकार से उसको क्या मिले, सोशल डेमोक्रेसी मिले और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले हमारे भारत रिपब्लिक में। ठीक है? ये हमने इसको हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी को हमने समझ लिया कि हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या था, हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर लिया। और इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपब्लिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।